इसके पहले मैंने बायबैक ऑफ शेयर्स थे, इसके पहले वीडियो में मैंने 2 एंट्री एक्सप्लेन किए दोस्त से। थोड़ा वीडियो बनाते टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क इश्यू हो गया। इसके लिए वो कंटिन्यू हो नहीं पाया। तो उसका जो अगला स्टेप है, मैं ये वीडियो से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप था अपना सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया लास्ट वीडियो में। और दूसरा जो स्टेप था वो अपना था रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 भी मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। अभी जो अगला स्टेप है उसका नाम है फ्रेश प्रोसीड। तो सर मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये फ्रेश प्रोसीड क्या होता है? तो जब अपन बायबैक कर रहे हैं मतलब क्या? सामने वाले के पास से अपन शेयर खरीद रहे। तो शेयर खरीदते टाइम जो बंदे के पास से शेयर खरीद रहे, जो शेयर होल्डर के पास से शेयर खरीद रहे, उसको पैसा देना पड़ेगा अपने को, क्योंकि तभी वो शेयर अपने को दे देगा। तो उसको पैसा देंगे कहाँ से? तो उसको पैसा देने के लिए अपना पहला रास्ता है जिसका नाम है फ्रेश प्रोसीड। तो फ्रेश प्रोसीड क्या होता है? तो अपन क्या कर सकते हैं सर कि वो जो जिसके पास से शेयर खरीदने हैं, उसको पैसा देने के लिए किसी और को अपन शेयर बेच सकते हैं। तो किसी और को शेयर बेचेंगे, उसके पास से पैसा लेंगे और वो पैसा ये बंदे को देंगे जिसके पास से अपन शेयर्स बायबैक करने वाले हैं। तो एक के पास से शेयर खरीदने के लिए दूसरे को शेयर बेचना, उसको बोलते हैं फ्रेश प्रोसीड। तो यहाँ पे अपन शेयर्स तो होल्ड कर रहे हैं और जब शेयर्स इश्यू किया जाता है तब आपको पता है 3 अलग-अलग कांसेप्ट आते हैं। पहला आता है एप्लीकेशन, दूसरा आता है अलॉटमेंट और तीसरा आता है कॉल। मैं यहाँ पे पहले एप्लीकेशन के एंट्री पास करूँगा, फिर अलॉटमेंट के और फिर मैं पास करूँगा कॉल के, ठीक है? तो फ्रेश प्रोसीड में 3 कांसेप्ट होते हैं, एक एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट और कॉल। तो पहला अपन देखते हैं एप्लीकेशन का एंट्री। देखो पहला मैं एप्लीकेशन का एंट्री पास कर रहा हूँ, ए वाला केस दैट इज एप्लीकेशन, ठीक है? तो एप्लीकेशन का जो पहला एंट्री आता है दैट इज एप्लीकेशन रिसीव्ड, उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो क्या होता है, शेयर इशू करने के लिए सबसे पहला शेयर होल्डर को एप्लीकेशन मनी भेजना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन रिसीव। तो यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन का ये पहला एंट्री है। फिर एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री दैट इज एप्लीकेशन ट्रांसफर। तो एप्लीकेशन ट्रांसफर का एंट्री आता है दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया एप्लीकेशन रिसीव, ये हो गया एप्लीकेशन ट्रांसफर। तो इसको बोलेंगे बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर, बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर। तो एप्लीकेशन ये पहला केस हो गया। एप्लीकेशन में क्या होता है? एप्लीकेशन में पहला मनी रिसीव्ड होता है और फिर क्या होता है? एप्लीकेशन ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो मनी नहीं, एप्लीकेशन ट्रांसफर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा एप्लीकेशन का एंट्री है। फ्रेश प्रोसेस में मैंने खाली पहला एप्लीकेशन का एंट्री बताया। अभी अपन करेंगे पास
अलॉटमेंट का एंट्री। पहला ये एप्लीकेशन का अमाउंट लिखता हूँ। चलो, ये हो गया एप्लीकेशन। अभी अगला जो कंसेप्ट है फ्रेश प्रोसीड में, वो है अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा मिला फ्रेश प्रोसीड के नाम पे। तुमको मैंने फ्रेश प्रोसीड क्या कंसेप्ट है आपको पहले एक्सप्लेन किया है। हाँ सर, ये फ्रेश प्रोसीड ज्यादा सम में आता है क्या? रेयर आता है। मतलब ऐसा मान लो कि 15 बार सम बनेगा तो उसमें एक आध सम में रहेगा। नॉर्मली रहता ही नहीं है, फ्रेश प्रोसीड होता ही नहीं। ठीक है बरता। तो आया तो आपको कैसे एंट्री है वो मैं समझा रहा। अभी एप्लीकेशन हो गया। अभी दूसरा है। दूसरा केस दैट इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भी सेम रहता है। पहला होता है, सॉरी, अलॉटमेंट में पहला ट्रांसफर होता है, बाद में रिसीव होता है। तो इसका एंट्री आता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share allotment account debit to equity share capital. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको बोलते हैं बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ट्रांसफर्ड। बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ट्रांसफर। तो ये हो गया अलॉटमेंट का पहला एंट्री। अभी अलॉटमेंट का दूसरा एंट्री बोल। पहला एप्लीकेशन मिला, अभी अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में पहला हो गया ट्रांसफर, अभी हो जाएगा रिसीव। तो रिसीव्ड का एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो इसको बोलते हैं बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देखो, एप्लीकेशन में क्या था? एप्लीकेशन में पहला रिसीव्ड था, फिर फिर एप्लीकेशन था। मतलब पहला रिसीव्ड, फिर ट्रांसफर। रिसीव्ड में क्या होता है? पहला बैंक आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें क्या है? पहला ट्रांसफर है, दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और फिर रिसीव्ड है, रिसीव्ड मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये हो गया अलॉटमेंट का एंट्री। अभी रहता है पहला केस हो गया फ्रेश प्रोसीड में होता है पहला एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, और तीसरा होता है तुम्हारा कॉल। तो अभी मैं एंट्री पास कर रहा हूँ कॉल का। कॉल का एंट्री ऑलरेडी अपन रूल नंबर 1 में पढ़ा है। इधर एलएफ के कॉलम में अमाउंट लिखा मैंने, इधर होना चाहिए, इधर और इधर। अभी अपन एंट्री पास करने जा रहे हैं कॉल का। दैट इज कॉल। कॉल में भी पहला क्या रहता है? पहला ट्रांसफर और बाद में रिसीव्ड रहता है। पहला ट्रांसफर, बाद में रिसीव। ट्रांसफर के केस में पहला बैंक नहीं आता, रिसीव्ड के केस में पहला बैंक आता है।
तो अभी पहले आपण ट्रान्सफर करते, दैट इज इक्विटी शेअर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल. इक्विटी शेअर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कैपिटल अकाउंट. इसको बोलते हैं बिंग इक्विटी शेयर कॉल ट्रांसफर. बिंग इक्विटी शेयर कॉल ट्रांसफर. पहला कॉल किया, अभी पैसा मांगेंगे. अब आप मेरा जो पैसा बाकी है वो मेरे को दे दे, उसको बोलते हैं कॉल करके पैसा मांगना. तो कॉल का एंट्री क्या होता है, पहला ट्रांसफर, अभी रिसीव. अभी रिसीव करेगा तो पैसा मिल जाएगा तुमको. पैसा मिल जाएगा, उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल जाएगा, कॉल रख देंगे टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट. वापस इधर लिखा, गलत लिखा है. पहला यहाँ पे फुल्ली करना, इधर डैश, फिर यहाँ पे फुल्ली. बिंग इक्विटी शेयर बिंग मनी रिसीव्ड ऑन कॉल, ऐसा लिखेंगे. बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल. मतलब अभी अपने को पैसा मिल गया तब कॉल करने के बाद. तो ये तुम्हारे एंट्रीज है, जिसमें तुम्हारा फ्रेश प्रोसीड में पहला होता है एप्लीकेशन, फिर होता है अलॉटमेंट, और फिर होता है कॉल. तो एप्लीकेशन के केस में पहला रिसीव्ड फिर ट्रांसफर. एप्लीकेशन के केस में पहला रिसीव्ड फिर ट्रांसफर. और अलॉटमेंट और कॉल के केस में पहला ट्रांसफर बाद में रिसीव्ड. ठीक है. तो ये एंट्री अपने को ध्यान में रखना है. सर कभी-कभी ये जो फ्रेश प्रोसीड है वो कैसा हो सकता है, वो भी मैं बता रहा हूँ. फ्रेश प्रोसीड है. फ्रेश प्रोसीड का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन शेयर्स बेच रहे, सामने वाले को शेयर्स अपन बेच रहे. ये जो कॉलम है वो थोड़ा छोटा बना दे, मालूम पड़ेगा. यहाँ पे अपन सामने वाले को शेयर्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे. तो कैसा बेच सकते हैं शेयर्स, अपन बेच सकते हैं एट अ पार पे बेच सकते हैं. फ्रेश प्रोसीड मतलब क्या कर रहे हैं, सामने वाले को शेयर्स अपन बेच रहे. तो बेच रहे तो कैसा बेच सकते हैं, एट अ पार पे बेच रहे. तो पार पे बेच रहे मतलब एंट्री कैसा बनेगा, पार पे बेच रहे मतलब पैसा आया तुम्हारे पास, पैसा आया तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू. मतलब पहले एप्लीकेशन किया तो एप्लीकेशन का एंट्री आएगा, और अलॉटमेंट किया तो अलॉटमेंट का, कॉल है तो कॉल का एंट्री. और उसके बाद में अपने को चेक करना है कि शेयर्स जो बेचे वो पार पे बेचे, प्रीमियम पे बेचे कि डिस्काउंट पे बेचे. अभी तुमको पैसा जो आपने जो शेयर बेचा है, किसको, दूसरे आदमी को. क्यों दूसरे आदमी को बेचा, क्योंकि आपको पैसा देने का है वो पहले आदमी को जिसके पास से शेयर अपन बायबैक करने वाले. तो अभी आपने मान लो शेयर बेचा है सामने वाले को, बराबर है कि नहीं है, मतलब दूसरे आदमी को जिसके पास से पैसा आपको मिलने वाला है. तो मान लो उसको आपने पार पे बेचा. तो पार पे बेचा तो सामने वाले के पास से पैसा आएगा, उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट. और अपने शेयर जाएंगे, उसको बोलते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बराबर है कि नहीं. इसका नरेशन आएगा बिंग शेयर इशू एट पार. बिंग शेयर इशू एट पार. ये हो गया बिंग शेयर इशू एट पार. मान लो आपने शेयर बेचते किस पे, प्रीमियम पे, एट द रेट
मान लो आप शेयर बेचते प्रीमियम पे। प्रीमियम पे मतलब क्या? आपने जो 10 का शेयर था, वो सामने वाले को ₹12 में बेचा है। 10 का शेयर 12 में बेचा मतलब प्रीमियम। तो यहाँ पे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो प्रीमियम है, दैट इज़ उसको प्रीमियम को नाम देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अपने लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि आपने जो शेयर बेचा है, वो ज़्यादा रुपए के रेट में बेचा है। तो ये जो फ़ायदा है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो क्रेडिट में जाएगा। एंट्री ऐसा ही रहेगा, देखो पहला पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अपने पास से क्या चला गया? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे अपने बिज़नेस को जो फ़ायदा हुआ, इसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये अपने बिज़नेस का प्रॉफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, वो अपने बिज़नेस का प्रॉफिट है। मैंने आपको बोला ₹10 का शेयर था जो आपने 12 में बेचा। तो यहाँ पे पूरा 12 आएगा, ₹12 आपको मिल गया और आपका शेयर गया इधर ₹10 का और सिक्योरिटी प्रीमियम आपका प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का? ₹2 का। तो प्रीमियम पे अगर आपने शेयर इश्यू किए फ्रेश प्रोसीड में तो ऐसा एंट्री बनेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कब आता है एंट्री? जब आपने शेयर्स इश्यू किए प्रीमियम पे। और आगे मान लो आपने शेयर्स इश्यू किए डिस्काउंट में, दैट इज एट द रेट डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या? आपने वो दूसरे बंदे को शेयर बेचे, 10 के शेयर उसको 8 में बेचे। तो 10 के शेयर 8 में बेचे मतलब आपने शेयर इश्यू किया है डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे डिस्काउंट पे इश्यू किया तो वो आपको लॉस हो जाएगा। लॉस को बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे सबसे पहला पैसा आएगा, थोड़ा आएगा लेकिन आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कम आएगा थोड़ा, ₹8 आए मिलेगा। और फिर लॉस हो गया आपको, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अकाउंट। ये लॉस है, इसके लिए डेबिट। अकाउंट बोलता है लॉस डेबिट में लिखना है। और अपने पास के शेयर चले जाएंगे तो शेयर क्रेडिट में आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो यहाँ पे थोड़ा पैसा आ गया, ये लॉस हो गया और ये अपने शेयर चले गए। यहाँ पे नरेशन लिखा था बिंग शेयर इशू एट पार, इधर आएगा बिंग शेयर इशू एट प्रीमियम। तो इसका क्या नरेशन आएगा? शेयर इशू बिंग शेयर इशू एट डिस्काउंट, बिंग शेयर इशू एट डिस्काउंट, बिंग शेयर इशू एट डिस्काउंट, बिंग शेयर इशू एट डिस्काउंट। तो मेरे को बताओ, ये पूरा जो डेटा है ये फ्रेश प्रोसीड का है। इसका ही सबसे बड़ा थ्योरी है। तो मैंने क्या बोला? फ्रेश प्रोसीड में पहले आपको देखना है, क्या देखना है? सबसे पहला देखना है एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है कि कॉल है। तो एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन के एंट्री पास होंगे, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट का एंट्री पास होगा और फिर कॉल है तो कॉल का एंट्री पास होगा। और लास्ट में आपको चेक करना है कि ये जो शेयर इश्यू किए हैं वो कैसे, पार पे किए, प्रीमियम पे किए कि डिस्काउंट पे किए। तो ये जो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट है, इसमें से कोई एक ही चीज अपने सम में आने वाला है। मतलब या तो पार होगा या तो प्रीमियम होगा या तो डिस्काउंट होगा। मान लो 10 के शेयर थे और अपन ने सामने वाले को 10 में बेचे तो एट पार हो जाएगा। और जब 10 का शेयर 12 में बेचा है तो प्रीमियम हो जाएगा और 10 का शेयर 8 में बेचा है तो डिस्काउंट हो जाएगा। तो पहला आपको देखना है एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है कि कॉल है, उसके पहले एंट्री पास होंगे और फिर आपको चेक करना है तुम्हारे सम में एट अ पार है, एट अ प्रीमियम है या एट अ क्या है, डिस्काउंट है। अकॉर्डिंगली एंट्री ये पास होगा। तो ये पूरा कौन सा कंसेप्ट है? फ्रेश प्रोसीड का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो कंसेप्ट था बायबैक ऑफ शेयर्स में, पहला स्टेप दैट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इसके पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। और दूसरा स्टेप था दैट इज रूल नंबर 1, वो भी मैंने इसके पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और अभी जो मैंने वीडियो में आपको बताया यहाँ पे, वो था फ्रेश प्रोसीड। फ्रेश प्रोसीड मतलब क्या? एक के पास के शेयर बायबैक करने के लिए
दूसरे को शेयर्स बेचना, तो क्यों बेचना दूसरे को? क्योंकि उसके पास से पैसा लेंगे और वो पैसे से सामने वाले के पास के शेयर्स क्या करेंगे? बाय बैक करेंगे। इसके लिए फ्रेश प्रोसीड करना पड़ता है। तो जब शेयर इश्यू किए जाते हैं, तो पहला होता है एप्लीकेशन, फिर होता है अलॉटमेंट, फिर होता है कॉल। जो तुम्हारे सम में रहेगा उसका एंट्री अपन पास करेंगे। एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, कॉल होगा। एक ही सम में तीनों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और उसके बाद में देखने का है अपन ने शेयर जो बेचे, वो पार पे बेचे, प्रीमियम पे बेचे कि डिस्काउंट पे बेचे। और पार पे होगा तो पार का एंट्री, डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट का एंट्री, और कॉल सॉरी प्रीमियम का होगा तो प्रीमियम का एंट्री पास करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हो गया अपने स्टेप 3। अभी अपन देख रहे हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, ये डेट का कॉलम है। स्टेप नंबर 4, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आता है तुम्हारा क्रिएशन क्रिएशन ऑफ सीआरआर। क्रिएशन ऑफ सीआरआर, हाँ सर, इसके पहले जो फ्रेश प्रोसीड बोला, अगर सम में आया ही नहीं फ्रेश प्रोसीड तो एंट्री नहीं पास होगा, तो ज्यादा टेंशन ही नहीं है। और फ्रेश प्रोसीड आया रहेगा तो एंट्री वहां उसका कहाँ पे पास होता है? दैट इज एंट्री नंबर 3 लेवल पे। और फ्रेश प्रोसीड आया तो वो कहाँ पे लिख के आता है? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में लिख के आता है फ्रेश प्रोसीड है कि नहीं है। अभी क्रिएशन ऑफ सीआरआर क्या होता है? अभी आपको मैंने ऑलरेडी रूल नंबर रूल नंबर 2 समझाया है। उसका फॉर्मूला है दैट इज फ्रेश प्रोसीड प्लस डीपी प्लस एसपी। तो यहाँ पे जो अपन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? दैट इज डीपी यानी एसपी, मतलब जीआरआरडीपी। डीपी में आता है दैट इज जनरल रिजर्व, उसके बाद में रिवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये डीपी में आता है। और एसपी में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो चीज अपन यहाँ पे यूज करेंगे डीपी और एसपी में ओनली, फ्रेश प्रोसीड में नहीं, डीपी और एसपी में जो भी मैं यूज करूंगा यहाँ पे, वो सारे लोगों का नाम आएगा डेबिट में। सारे लोगों का नाम आएगा डेबिट में। और जो सीआरआर है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हो जाएगा क्रेडिट में। ऐसा ही एंट्री होने वाला है। तो डीपी और एसपी डेबिट। तो डीपी डीपी मतलब क्या हो सकता है? जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जनरल रिजर्व हो सकता है, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद में रेवेन्यू रिजर्व हो सकता है। एक ही समय क्या सारे हो सकते हैं? ऐसा नहीं। जितना तुम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हो रूल नंबर 2 में, वही आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में हो सकता है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड हो सकता है। उसके बाद में हो सकता है तुम्हारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। उसके बाद में हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हो गए सारे डीपी। जो तुम वापरोगे इसमें से वो सारे डेबिट में। और एक नाम डेबिट में आता है दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये सारे डेबिट है, सारे डेबिट में। और क्रेडिट में एक नाम आएगा, इट इज सीआरआर, उसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट। तो ये इधर आएगा अमाउंट। और सबका टोटल जाएगा क्रेडिट में। इसका नरेशन लिखा जाता है बीइंग कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, being capital reduction reserve created, being capital reduction reserve created, इसको बोलते हैं being CRR created। दादा ये एंट्री कैसा होता है? ये एंट्री कंपलसरी हर सम में ही आता ही है। ऐसा कोई सम नहीं जिसमें ये एंट्री नहीं बनता है। एवरी सम में आपको ये एंट्री देखने को मिलेगा।
सर अगला जो स्टेप है सीआरआर के बाद, उसका नाम है अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, कंपल्सरी एंट्री हर सब में कंपल्सरी आएगा, दैट इज स्टेप नंबर 5। इसका नाम है ड्यू टू अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या? यहाँ पे अपन जान रहे हैं कि कितना पैसा वो इक्विटी शेयर होल्डर को देने का है, जिसके पास से अपन शेयर्स बायबैक कर रहे हैं। तो कितना पैसा देने का है उसको? तो सामने वाला जो है वो तुमको शेयर बेच सकता है 3 केसेस में। जैसे कि वो सामने वाला अभी देखो, बेच सकता है मतलब फ्रेश प्रोसीडी में क्या होता है, अपन कंपनी ने दूसरे को शेयर बेचे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो जो पहला बंदा था उसके पास से शेयर अपन खरीद रहे हैं, अभी खरीद रहे हैं। मतलब उसके पास से शेयर अपन वापस ले रहे हैं। तो उसके पास से शेयर वापस ले रहे हैं मतलब बायबैक कर रहे हैं, मतलब अपन ने उसको जो ऑलरेडी बेचे थे शेयर वो वापस ले रहे हैं। उसको बोलते हैं बायबैक। सर वो बायबैक किसके कैसे हो सकता है? एट अ पार हो सकता है, एट अ प्रीमियम हो सकता है, या तो डिस्काउंट हो सकता है। मतलब क्या, वो अपने को शेयर अगर उसने मेरे पास से खरीदे थे 10 में, हो तो वो वापस 10 में ही दे सकता है, उसको बोलता है एट अ पार। मान लो उसने खरीदे थे 10 में, अभी मेरे को वो 12 में बेच रहा है मेरे को, उसको बोलते हैं प्रीमियम। और पहले उसने खरीदे थे मान लो 10 में, अभी वो 8 में रिटर्न कर रहा है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर, कितना पैसा उसको देना है, मेरे को कितना पैसा उसको देने का है वो शेयर वापस खरीदने के लिए। तो मान लो वो पार पे रहेगा, एट अ पार, तो एंट्री ड्यू मतलब अब तक दिया नहीं, देना कितना है वही लिख रहे हैं खाली अभी अपन। तो मान लो एट अ पार हो गया, सम में तीनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है, एट अ पार या तो एट अ प्रीमियम, या तो क्या हो सकता है डिस्काउंट। मान लो पार वाला, तो पार वाला एंट्री क्या होता है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका एंट्री आता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू being इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो अभी मेरे को कोई उसको यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जितना पैसा जितना पैसे में उसको शेयर बेचे थे, उतने ही पैसे में वो मेरे को शेयर वापस कर रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देने का है अपने को, इसके लिए यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर। नरेशन आता है इसका बिंग, ये पूरा हेडिंग बिंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, पूरा वही लिखने का है, बिंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये पहला केस बताया मैंने। मान लो सामने वाला मेरे को शेयर दे रहा है, कैसा शेयर दे रहा है, प्रीमियम में। तो अभी तो मेरा घाटा होने वाला है, क्योंकि मैंने उसको शेयर बेचा था 10 में, और वो मेरे को दे रहा है अभी कितने में, 12 में। तो मतलब उसको बोलते हैं प्रीमियम, तो ये मेरा नुकसान है। तो इसका एंट्री कैसा बनेगा सर? ये देखो, ये सेम लिखेंगे, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर जो प्रीमियम है, 10 रुपया तो देना ही है उसको फेस वैल्यू, लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम भी दे रहा है, वो मेरे लिए नुकसान है। और नुकसान डेबिट में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, ये भी डेबिट। और टू नीचे नाम वही सेम ऊपर वाले का जैसा, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। समझो, ये 10 रुपया फेस वैल्यू, ये 2 रुपया प्रीमियम, और टोटल मेरे को उसको देने का है 12 रुपया। नरेशन सेम बिंग, क्या नरेशन सेम है, बिंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, बिंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो मान लो अभी ऐसा भी हो सकता है सर, ये क्या दोनों केसेस आएंगे क्या? और भी एक केस है, तीसरा केस, दैट इज एट द रेट डिस्काउंट। तीन में से कोई एक ही केस तुम्हारे सामने आ सकता है। तो डिस्काउंट का एंट्री क्या बनता है? डिस्काउंट का एंट्री दैट इज सेम कंसेप्ट, देखो सेम एंट्री बनता है तुम्हारा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर
ऊपर यही लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट क्रेडिट में होता है, प्रॉफिट क्रेडिट में। क्यों क्यों प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि वो बंदा अपने को शेयर दे रहा है 10 का शेयर 8 में, मतलब कम भाव में दे रहा है, तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट क्रेडिट में होता है, उसको नाम देते हैं डिस्काउंट ऑन बायबैक। डिस्काउंट ऑन बायबैक अकाउंट। और 2 नीचे आता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो मेरे को बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको 10 रुपए का शेयर था, सामने वाला 2 रुपए का डिस्काउंट में मेरे को दे रहा है और 8 रुपए ही मैं उसको दे रहा हूँ, 8 रुपए में उसको दे रहा हूँ। तो एंट्री बनता है 10 टू 8, 10 टू 8 और नरेशन वापस है बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखो, तो तीनों केसेस, तीनों जो केसेस है वो आपको इजीली मालूम पड़े। एक क्या होता है, सामने वाले को पैसा देना है एट अ पार, मतलब क्या, जितने पे खरीदा था उतना ही पैसा दे रहा है। उसने जितने पे खरीदा था मेरे पास से उतना ही पैसा मैं उसके उसको दे के शेयर वापस ले रहा हूँ। और एट अ प्रीमियम, उसने मेरे पास से खरीदा था 10 में और मेरे को अभी 12 रुपए देना पड़ रहा है, वो लॉस है। और डिस्काउंट क्या होता है, उसने मेरे पास से खरीदा था 10 में और अभी वो मेरे से खाली 8 ही रुपया ले रहा है, मतलब मेरे लिए ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्रेडिट में लिखा और प्रीमियम डेबिट में लिखा क्योंकि ये मेरे लिए लॉस है। लेकिन इसका पहला जब मैंने फ्रेश प्रोसेस सिखाया था, तभी प्रीमियम क्रेडिट में लिखा था, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि तभी मैं शेयर बेच रहा था, तो मेरे लिए वो प्रॉफिट है। अभी मैं शेयर खरीद रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 5। अभी स्टेप नंबर जो होता है 6, स्टेप नंबर 6 जो है, अभी देखो, अभी अपन ने देखा कितना पैसा उसको अपने को देने का है। अभी अपन उसका पैसा उसको पेड करेंगे, वो है अपना स्टेप नंबर 6। किसको? वो शेयर होल्डर को जिसके पास से अपन शेयर क्या कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं। तो अभी अपन उसको वो पैसा उसका वापस करेंगे, मतलब दे देंगे पैसा और शेयर ले लेंगे। तो उसका नाम है, यहाँ पे तो अपन ने देखा कितना पैसा देने का बाकी है, अभी अपन पैसा दे रहे हैं, उसको बोलते हैं अमाउंट पेड टू, अमाउंट पेड टू, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अभी अपन पैसा पेड कर रहे, किसको पेड कर रहे हैं पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर का एंट्री क्या आता है, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब पैसा अपन दे रहे हैं अभी किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, जो बंदे के पास से शेयर अपन वापस ले रहे, तो वो बंदा पैसा रिसीव करेगा, तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। और अपने पास से पैसा चला जाएगा टू बैंक अकाउंट। अपने पास से मतलब कंपनी, कंपनी के पास से पैसा चला गया और इक्विटी शेयर होल्डर पैसा रिसीव कर रहा है, इसलिए उसका नाम डेबिट है। डेबिट द रिसीवर, वो इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास से अपन शेयर बायबैक कर रहे हैं, तो उसको उसका पैसा मिल गया। और अमाउंट कहाँ से लिखेंगे, जो ऊपर का रहेगा। अगर तुम्हारा पार वाला है तो पार का अमाउंट, प्रीमियम वाला है तो प्रीमियम का अमाउंट, और डिस्काउंट वाला है तो डिस्काउंट के एंट्री में जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो वहां पे आप ने देखा कितना पैसा उसको देने का बाकी है और यहाँ पे अभी उसको मैंने पैसा दे दिया। तो इसका नरेशन आता है बिंग, बिंग लिख के पूरा हेडिंग, बिंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो दो एंट्री मैंने बोला, अमाउंट ड्यू और अमाउंट पेड, और ऊपर वाला सीआरआर, ये हर सम में कंपलसरी एंट्री रहता है। अगला जो एंट्री है दैट इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 दैट इज स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 को क्या बोला मैंने, दैट इज, इसको बोलते हैं रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 में टोटल 3 केसेस है। 3 केसेस क्या है, दैट इज बायबैक एट अ पार, और बायबैक एट अ प्रीमियम, और बायबैक एट अ डिस्काउंट।
तो बायबैक एट अ पार है, मान लो एट अ पार, बायबैक, देखो पहला केस दैट इज बायबैक एट अ पार। बायबैक एट अ पार है तो इसका डायरेक्टली रूल है नो एंट्री। बायबैक एट अ पार है तो इसका एंट्री है नो एंट्री। सर ये रूल नंबर 3 क्या है, उसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, तो थ्योरी लेक्चर का पहला वीडियो है। पार मतलब क्या, 10 का शेयर था, 10 में वापस खरीदा, तो अपने को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा है सामने वाले को। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको यहाँ पे एंट्री करना होता है। तो एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं जा रहा है पार में, तो नो एंट्री। हाँ, अभी दूसरा दूसरा केस दैट इज बायबैक, बायबैक एट अ प्रीमियम। तो यहाँ पे प्रीमियम का पैसा जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक। वहां पे मैंने ऐसा रूल लिखा था रूल नंबर 3 में, प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल्स टू एसपी प्लस डीपी, एसपी प्लस डीपी। तो प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल्स टू एसपी प्लस डीपी, ऐसा एंट्री। मतलब क्या, सामने वाला जो शेयर मेरे को दे रहा था, 10 का शेयर कितने में दे रहा था, 12 रुपए में, तो 10 रुपया तो ठीक है, 10 रुपए का छोड़ो, वो जो ऊपर का 2 रुपया है, वो 2 रुपया में कहां से दूंगा उसको, जो एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो 2 रुपया मैं दूंगा कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और कहां से, डिविजिबल प्रॉफिट से। सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजिबल प्रॉफिट से, सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजिबल प्रॉफिट से मैं उसको पैसा दूंगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजिबल प्रॉफिट से मैं उसको पैसा दे रहा हूं, क्या राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम ऑन बायबैक क्या करने के लिए, राइट ऑफ। मतलब वो ये प्रीमियम ऑन बायबैक जो ऊपर का 2 रुपया है, वो मैं यहां से दूंगा। तो जहां से दूंगा वो पैसा उसको डेबिट में लिखना है। तो डेबिट में नाम आता है, यहाँ पे पहला नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और डीपी, सारे डीपी का नाम आएगा। डीपी का नाम है पहला जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद में रिवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद में रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, उसके बाद में डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। ये जो है ये साइड, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। तो जो जो चीज मैंने यूज किया, यहाँ पे क्या क्या यूज किया, मैं वो जो 2 रुपया देने के लिए ये चीज यूज किया। अभी यहाँ पे क्या सारा चीज नहीं, सब में जो वापरोगे वही लिखोगे। सब में सिक्योरिटी वापरा और खाली जनरल रिजर्व वापरा तो वही डेबिट में आएगा, बाकी का नाम लिखना ही नहीं है। जो वापरोगे वो लिखना है, तो वो डेबिट में लिखना है। और प्रीमियम ऑन बायबैक कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में, ये फुल फॉर्म में लिखना है, प्रीमियम ऑन बायबैक। अभी लिखा देता है प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। तो ये सारे लोग डेबिट में आ जाएंगे। और सारे लोगों का जो टोटल है वो इधर आ जाए। ठीक है, इसका नरेशन आता है, बिंग प्रीमियम ऑन, प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ, प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ, प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ, प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ। ठीक है, तो वो 2 रुपया कहां से देना वो आपको मालूम पड़ा। सर इसका तीसरा भी केस है। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस दैट इज, मान लो तुमको सामने वाला शेयर दे रहा है डिस्काउंट में, तुमको सामने वाला शेयर दे रहा है डिस्काउंट में, उसको बोलते हैं बायबैक एट द रेट डिस्काउंट। तो तीसरा केस है, क्या नाम है उसका, बायबैक एट द रेट, कैसा हो रहा है बायबैक, बायबैक एट द रेट डिस्काउंट। तो बायबैक एट द रेट डिस्काउंट होता रहेगा, मतलब क्या, सामने वाले को अपन ने शेयर बेचा कितने रुपए में, 10 रुपए में, और वो अभी मेरे पास से खाली 8 ही रुपया मांग रहा है।
मतलब उसको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, 8 ही रुपए में बायबैक करना है, तो उसको रूल नंबर 3 का सी वाला केस है, उसका ऐसा फॉर्मूला है, दैट इज कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू डिस्काउंट ऑन बायबैक। कैपिटल रिजर्व मतलब यहाँ पे तुमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब आपको मालूम पड़ा, यहाँ पे तुमको 2 रुपया बच रहा है, सामने वाले को 8 ही रुपया देना है। तो वो जो 2 रुपया प्रॉफिट है, वो अपन कहाँ पे भेजते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में ये प्रॉफिट भेजा जाता है। तो इसका इंटेल अभी कैपिटल रिजर्व ये अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट जो है वो आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट में नाम आएगा डिस्काउंट ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। इसका एंट्री जो है वो एंट्री बनता है, दैट इज डिस्काउंट ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू discount on buyback account debit to discount on buyback account debit to capital reserve। discount on buyback account debit to capital reserve। इसका नरेशन आता है, being discount on buyback, discount on buyback transfer to being discount on buyback transfer to capital reserve, being discount on buyback transfer to capital reserve। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे स्टेप यहाँ पे क्या हो गए? खत्म हो गए। अभी आपने स्टेप में देखा, पहला स्टेप आता है तुम्हारा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो स्टेप आता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद जो दूसरा स्टेप आता है उसका नाम है तुम्हारा रूल नंबर 1। तीसरा स्टेप है फ्रेश प्रोसीड। चौथा स्टेप है क्रिएशन ऑफ सीआरआर। उसके बाद में स्टेप है अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद में स्टेप है अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। और उसके बाद में स्टेप है तुम्हारा रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में मान लो तुम्हारा एट अ पार है, एट अ प्रीमियम है, एट अ डिस्काउंट है। अकॉर्डिंगली आप जो रहेगा तुम्हारे सम में, वो हिसाब से आप लोग क्या करोगे? एंट्री पास करोगे। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको वापस लिए वो स्टेप दिखा देता है, कौन से स्टेप अपने सम में है। तो पहला स्टेप, ये देखो पहला स्टेप क्या है अपना? पहला स्टेप जो है वो है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में बताया, आपको पहला चेक करना पड़ेगा वो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के हिसाब से एंट्री पास करोगे, और लॉस है तो लॉस के हिसाब से एंट्री पास करोगे। तो दूसरा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद जो दूसरा है उसको बोलते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या बोला है? रूल नंबर 1 में बोला है कि अगर आपका शेयर 10 का है और सामने वाले ने जब पहले खरीदा था तभी उसने खाली 8 ही रुपया आपको दिया है, तो अपने अपने को बायबैक करना है, उसके पास से शेयर वापस खरीदना है। तो बायबैक करने से पहले उसके पास से वो 2 रुपया मांगेंगे, जो उसका देने का क्या है? बाकी है। उसको बोलते हैं रूल 1। तो रूल 1 के 2 एंट्री होते हैं, एक होता है पहला दैट इज एप्लीकेशन ट्रांसफर, और फिर होता है एप्लीकेशन सॉरी कॉल ट्रांसफर और कॉल रिसीव्ड। ठीक है, कॉल ट्रांसफर एंड कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद में जो तीसरा एंट्री दैट इज फ्रेश प्रोसीड। फ्रेश प्रोसीड में मैंने आपको समझाया, सबसे पहला आता है तुम्हारा एप्लीकेशन, फिर आता है अलॉटमेंट, फिर आता है कॉल, और फिर आपको देखना है कि एट अ पार है, एट अ प्रीमियम है कि एट अ डिस्काउंट है। तो पार के हिसाब से एंट्री पास होगा, प्रीमियम के हिसाब से एंट्री पास होगा, और डिस्काउंट के हिसाब से आपको एंट्री पास करना है। उसके बाद में जो एंट्री आता है उसका नाम है क्रिएशन ऑफ सीआरआर। तो क्रिएशन ऑफ सीआरआर आपने देखा, रूल नंबर 2 में जो डीपीएसपी आप लोग यूज करते हो उससे आपका सीआरआर बनता है। तो ये तुम्हारे सम में कंपलसरी आता है। ये एंट्री तुम्हारे सम में कंपलसरी है, कंपलसरी तुम्हारे सम में एंट्री होता ही। उसके बाद में अगला एंट्री दैट इज अमाउंट ड्यू टू इक्विटी
इक्विटी शेयर होल्डर बिंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये भी अपने सम का एंट्री कंपलसरी है। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, मैंने आपको बोला शेयर होल्डर को कितना पैसा देने का है जिसके पास से अपन शेयर बायबैक करने वाले। तो इसके तीन केसेस है, एट अ पार, एट अ प्रीमियम, एट अ डिस्काउंट। आपको पार करेगा तो पार के हिसाब से, प्रीमियम करेगा तो प्रीमियम के हिसाब से, डिस्काउंट करेगा तो डिस्काउंट के हिसाब से एंट्री पास करना है। लेकिन तीनों में से एक ही एंट्री तुम्हारे सम में आएगा। तो ये भी कंपलसरी है, ये कंपलसरी होता ही है। और फिर आता है तुम्हारा दैट इज अमाउंट पेड, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये भी तुम्हारा एंट्री कंपलसरी है। वे पैसा देने का बाकी है, ये वाले स्टेप में बताया, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। पांचवे में आपने बताया कि पैसा देने का बाकी है, तो यहाँ पे आप उसको क्या करोगे, पैसा पेमेंट करोगे। तो ये आपका एंट्री नंबर कितना है, 6, ये भी कंपलसरी। फिर जो अगला स्टेप है तुम्हारा सातवां स्टेप जो है, यहाँ पे आपको यूज करना होता है रूल नंबर 3 का एंट्री। रूल नंबर 3 में ये भी ऑलमोस्ट सब में कंपलसरी रहता ही है। रूल नंबर 3 में कौन सा केस, प्रीमियम वाला। ऑलमोस्ट जो बायबैक है वो प्रीमियम ही होता है। तो प्रीमियम जो राइट ऑफ है उसमें अपन एसपी अकाउंट डेबिट लिखते हैं, डीपी अकाउंट डेबिट लिखते हैं, और फिर नीचे लिखते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। एट अ पार वाला रहेगा तो एंट्री नहीं होता रूल 3 का, और प्रीमियम रहेगा तो एंट्री होता है एसपी डेबिट, डीपी डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और तुम्हारा डिस्काउंट वाला रहेगा तो भी एंट्री होता है, दैट इज तुम्हारा एंट्री अभी मैंने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वो जो 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है उसको अपन भेजेंगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बायबैक में जर्नल एंट्री पास करते टाइम। तो ये स्टेप आपको पहले मालूम होना पता है, जरूरी है। जब आप लोग एंट्री पास करोगे तो पहला देखोगे ये आया है क्या सब में, आया है तो एंट्री पास होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ये आया है क्या तो पास होगा, ये आया है क्या तो पास होगा। ये तो कंपलसरी रहता ही है, वो तो होता ही है पास। मतलब ऐसा कोई बायबैक का सम नहीं जिसमें ये 4 एंट्री नहीं है। ऑलमोस्ट सारे सम में ये 4 एंट्री आते ही है। ठीक है बात है। और अभी आप देखते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। बायबैक ऑफ शेयर्स में कभी-कभी आपको जर्नल एंट्री बनाने को भी बोलते हैं। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा बनता है वो देखते हैं, फिर अपना टोटल जो थ्योरी है, वो थ्योरी अपना खत्म हो गया है। और उसके बाद में आपको क्या करने हैं, सम्स। और मैंने ऑलरेडी सम्स के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे और वो मैंने अपलोड भी किए। आप वहाँ पे सारे सम्स देख लेना। और उससे पहला आपको ये थ्योरी के जो 3 वीडियोज़ है, वो पहला प्रॉपर्ली देखना है, और फिर आपको सारे सम्स देखना है। और सारे सम्स देखने के बाद आपको पूरा ये बायबैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक परफेक्टली हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी बायबैक ऑफ शेयर्स में नहीं है। अभी मैं खाली बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट बताता हूँ, और बताता हूँ उसमें से कौन से फॉर्मेट बायबैक ऑफ शेयर्स में बनते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस शीट एज ऑन। बस 2 अमाउंट के कॉलम इनफ हो गए। ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे आता है पर्टिकुलर, फिर आता है यहाँ पे अमाउंट रुपीज, और यहाँ पे भी आता है अमाउंट रुपीज। ठीक है। हम्म। अभी मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहला यहाँ पे लिखा जाता है दैट इज इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो आपको भी पता है बैलेंस शीट में 2 ही पार्ट होता है, एक होता है लाइबिलिटीज, दूसरा होता है असेट। मैं जो ये पहला लिख रहा हूँ वो है लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी मतलब ये कर्जा है, बिजनेस का कर्जा है। इसमें जो पहला नाम आता है, वो पहला नाम है दैट इज शेयर होल्डर फंड। क्या नाम है पहला, शेयर होल्डर फंड। ये ओनर ने
ओनर ने खुद बिजनेस को दिया हुआ कर्जा, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में दो नाम आता है, दैट इज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये जो दो फॉर्मेट है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये कंपलसरी बायबैक में बनते ही है, क्योंकि शेयर कैपिटल तुम्हारे बैलेंस शीट में 100% होता ही है, और रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपलसरी तुम्हारे बैलेंस शीट में होता है। अभी शेयर कैपिटल में क्या आता है? शेयर कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल, बस दो ही नाम आते हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आते हैं? ऑल रिजर्व, जिसके नाम के पीछे रिजर्व है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। और दो लोग, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी रिजर्व होते हैं। और साथ में एक नाम जो आप क्रिएट करते हो, जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो ये लोग मिलके रिजर्व एंड सरप्लस बनता है। ये हो गया आपका लाइबिलिटी का पहला पार्ट, जिसका नाम है शेयर होल्डर फंड। अभी दूसरा पार्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। हाँ सर, शेयर कैपिटल का पैसा इधर लिखने का, रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा इधर लिखने का, टोटल करके बाहर। नॉन करंट लाइबिलिटी के टोटल चार टुकड़े, मतलब चार चीजें इसके अंदर आती है। खाली फॉर्मेट बनाने के लिए सारे कंपलसरी नहीं है, सारे नाम यहाँ पे आते नहीं, खाली लिखना है और सामने डैश करना है, ये दो कंपलसरी रहते हैं। पहला नाम है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये कंपलसरी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग कंपलसरी सब में आता है। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग में एक ही नाम जाता है तुम्हारा डिबेंचर। दूसरा नाम है ऑदर, दैट इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इधर आता है पहला डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स, बस फॉर्मेट के लिए इसमें कुछ नहीं आता। उसके बाद में आता है ऑदर नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें भी कुछ नहीं आता, खाली फॉर्मेट लिख रहा है। और उसके बाद में आता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसमें भी कुछ भी नहीं आता। मतलब अब तक कंपलसरी फॉर्मेट कौन से देखे आपने? कंपलसरी एक तो ये बनेगा और ये बनेगा, नोट्स ऑफ अकाउंट। नोट्स ऑफ अकाउंट बना के उसमें से अमाउंट उठा के लाके फिर यहाँ पे लिखना रहता है। फिर इसका एक, ये लोगों का तो अमाउंट ही नहीं मिलता आपको कुछ, क्योंकि इसका कोई भी नाम तुम्हारे बैलेंस शीट में होता ही नहीं। इसका होता है इक्विटी प्रेफरेंस, सारे रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस इधर आएगा। फिर तुम्हारा क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इसमें आएगा। इसमें आएगा खाली डिबेंचर्स, बैंक लोन वगैरह वगैरह, बाकी इसमें कोई नहीं आता। फिर भी यहाँ पे मैं फुल्ली मार रहा है, लेकिन उसका कोई अमाउंट नहीं होता, वो डैश ही करना रहता है आपको, जोड़ के यहाँ पे बाहर लिखोगे। ठीक है। अगला जो पार्ट है लाइबिलिटी का ही, लाइबिलिटी की ये हो गए दो पार्ट। अभी लाइबिलिटी का तीसरा पार्ट, लाइबिलिटी का जो तीसरा पार्ट है नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद अगला पार्ट है, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। इसका नाम है करंट करंट लाइबिलिटीज, इसका नाम है करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। अभी करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज के भी टोटल, करंट लाइबिलिटी के भी टोटल चार टुकड़े, दैट इज इधर नाम है पहला शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कोई नाम इसका भी नहीं आता, खाली पुल्ली मार के रख रहा है, कुछ नहीं आता इसमें। उसके बाद में आता है ट्रेड पेबल, हाँ इसके नाम आते हैं सब में, मतलब इसका फॉर्मेट बनता है। पेबल में क्या जाता है सर? ट्रेड पेबल में जाता है तुम्हारा बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये इसमें जाता है। तो इसका आपको फॉर्मेट बायबैक ऑफ शेयर्स में बनाना पड़ता है। उसके बाद में आता है तुम्हारा ऑदर करंट लाइबिलिटीज,
कुछ नहीं इसका भी आता। और फिर आता है तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका भी कुछ नहीं आता, जोड़ के आपको बाहर लिखना है। फिर ऊपर जो था ए, शेयर होल्डर फंड का टोटल बाहर, फिर ये तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटी, ये तुम्हारा करंट लायबिलिटी, इसको जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है टोटल। ये हो गया तुम्हारा एक आंसर, ये हो गया सारा लायबिलिटीज, ये आपका सारा लायबिलिटीज हो गया। तो इस सारे लायबिलिटीज होने के बाद आगे आपको लिखने हैं सारे असेट्स, असेट को बोलते हैं असेट ही। तो अभी अपन सारे असेट लिख रहे हैं, सारे असेट में यहाँ पे लिख रहा हूं। ये अपना दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं अपन असेट। और असेट का पहला पार्ट दैट इज नॉन करंट असेट। नॉन नॉन करंट असेट के टोटल 5 टुकड़े, नॉन करंट असेट के टोटल 5 टुकड़े। पहला है फिक्स असेट, पहला है तुम्हारा फिक्स असेट। हाँ, सब में ये भी कंपलसरी बनता है, इसका भी नाम अपने बैलेंस शीट में आता है। फिर आगे है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आ सकता है, मतलब सब में कभी कभी इन्वेस्टमेंट देते, तो अपने को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखना है उसको। उसका अगला नाम है डेफर्ड टैक्स असेट, कभी नहीं आता, डैश ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं इसमें लिखना रहता, आता ही नहीं कुछ नाम। उसके बाद में आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसका भी कोई नाम नहीं आता, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, कोई नाम नहीं, इसका फॉर्मेट ही नहीं बनाने का। और उसके बाद में अदर नॉन करंट असेट, इसका भी कोई नाम नहीं, अदर नॉन करंट, इसका भी कोई भी नाम सम में आता ही नहीं है। और जोड़ के इनका टोटल कहां पे जाएगा, बाहर। ये जो टोटल जोड़ के बाहर लिखा है, ये किसका टोटल है, नॉन करंट असेट, बराबर। तो इसमें खाली दो ही फॉर्मेट बनेंगे, फिक्स असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सारे फिक्स असेट में जाएंगे, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे फिक्स असेट। और इन्वेस्टमेंट जाएगा नॉन करंट असेट में। फिर तुम्हारा बी वाला पार्ट दैट इज करंट असेट। और करंट असेट के टोटल 6 टुकड़े, करंट असेट के टोटल 6 टुकड़े है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, पहला आता है तुम्हारा दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इसका नहीं बनता कुछ भी, इसमें नाम कुछ नहीं आता। हाँ, इन्वेंटरी हो सकता है, जैसे कि स्टॉक, स्टॉक इन्वेंटरीज में आता है। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल, ये भी बनता है, ट्रेड रिसीवेबल इसमें आता है तुम्हारा सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी बनता है, कैश एंड कैश, इसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आता है। और उसके बाद में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसका भी नहीं आता। और फिर आता है अदर करंट असेट, जो भी आपको असेट नहीं समझता, वो असेट आप लोग अदर करंट असेट में लिख सकते हो। तो इनका अमाउंट हर एक के सामने जाएगा, और इसको जोड़ के आप लोग बाहर लिखोगे, ठीक है। हाँ, दादा तुमने कैसा बैलेंस शीट बनाया जाता है वो सिखाया है क्या? ये मैंने बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट बनाया, कैसा बैलेंस शीट बनाया जाता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है। मैंने इसका सम सॉल्व करके दिया है, बैलेंस शीट कैसा बनाया जाता है, आप वहां पे देख के बैलेंस शीट का कंसेप्ट अच्छे से समझ सकते हो। तो ये जो तुम्हारा लाइबिलिटी का टोटल है और ये जो तुम्हारा असेट का टोटल है, वो ऑलवेज सेम आता है और सेम आना चाहिए, तभी तुम्हारा सम 100% राइट रहेगा। तो सर इसके अलावा सर कुछ है क्या पूरे बायबैक में? ये पूरा थ्योरी मैंने एक्सप्लेन किया, इसके अलावा बायबैक ऑफ शेयर्स में कुछ भी नहीं, जो भी है इतना ही बायबैक ऑफ शेयर्स में है। इतना अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आपका बायबैक ऑफ शेयर्स टॉपिक परफेक्टली हो जाएगा। मैंने सम्स भी रिकॉर्ड करके रखे और सारा थ्योरी भी यहाँ पे दिया, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो बायबैक ऑफ शेयर्स का। फिर भी अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझता है, कोई सम्स वगैरह नहीं समझ सकते, आप कमेंट कर सकते हो,
मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना के आपका बायबैक ऑफ शेयर्स टॉपिक अच्छे से करा के दे दूँगा। इसके बाद में अपना जो टॉपिक चालू होने वाला है, इसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो तुम्हारा सेमेस्टर 5 फाइनेंस सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको सारा थ्योरी कवर करा के देने वाला हूँ और फिर मैं उसके ऊपर के 4-5 सम कराऊँगा, उतना करके आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन परफेक्टली हो सकता है। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आप भी चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।